एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने देखा था कि पंचवर्षीय योजनाएं, उनके लक्ष्य और उसमें क्या क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योजना आयोग द्वारा, जो भारतीय योजना आयोग हैं जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उसके द्वारा आर्थिक नियोजन को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की वह विधि है जिसके द्वारा साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसमें भी निचोड़ वही है कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो साधन हैं उनका उपयोग सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के द्वारा किया जाता है और जिससे कि अधिकतम सामाजिक कल्याण किया जा सके। बात को वही इर्द गिर्द घुमा रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सीधे शब्दों में डेफिनेशन देनी है आर्थिक नियोजन की। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक नियोजन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आर्थिक नियोजन की बहुत सारी मुख्य विशेषताएं, यहाँ केवल मैंने 6-7 पॉइंट ही लिखे हैं। आर्थिक नियोजन की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उनमें एक एक की बात करते हैं। पहली विशेषता है आर्थिक संगठन की एक पद्धति। आर्थिक नियोजन आर्थिक संगठन की एक ऐसी विधि है जिसमें विकास एवं स्थायित्व की दीर्घकालीन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी इसमें विकास और स्टेबिलिटी को दीर्घकाल तक अपनाया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग को, जैसा कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं में देखा था। ऐसा नहीं कि 2 पंचवर्षीय योजनाएं चला दी फिर बंद कर दी, ये दीर्घकाल तक चली थी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत दीर्घकालीन तक विकास एवं स्थायित्व को अपनाया जाता है। दूसरी विशेषता है केंद्रीय नियोजन सत्ता। आर्थिक नियोजन में अर्थव्यवस्था का संचालन स्वतः बाजार प्रक्रिया द्वारा न होकर, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, वैसा न होकर राज्य के केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। जो गवर्नमेंट होती है राज्य में, उसके द्वारा किया जाता है, जो देश के उपलब्ध साधनों का सर्वेक्षण करती हैं और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उनके प्रयोग का चयन और समन्वय करती हैं। विकास की योजनाएं का निर्माण, उनकी क्रियान्वित, मूल्यांकन, यह सब कार्य केंद्रीय जो सत्ता होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, यानी उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। उद्देश्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये उद्देश्य देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं और जो केंद्रीय सत्ता होती है वह आर्थिक नियोजन के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करती है। नेक्स्ट है प्राथमिकताओं का निर्धारण। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित हो गए। उद्देश्य निर्धारित होने के बाद प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। प्राथमिक निर्धारण से तात्पर्य कि कौन से कार्य प्रायोरिटी के अंतर्गत करने हैं। जैसे कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं में देखा था कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात कही गई थी। प्राथमिकता डिसाइड की गई थी कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। जैसे ही द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं है उसमें प्रायोरिटी एग्रीकल्चर के स्थान पे इंडस्ट्री को दी गई। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, उसमें जब इंडस्ट्री का भी विकास हो गया, थोड़ा एग्रीकल्चर का हो गया, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें दोनों को कंबाइंड साथ में लेकर चलने की बात कही गई। तो इस प्रकार प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है आर्थिक नियोजन में। नेक्स्ट है साधनों का आवंटन एवं प्रयोग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन, चाहे वह निजी स्वामित्व में हो या सार्वजनिक स्वामित्व में हो, उन पर सरकार का पूर्ण प्रभावी नियंत्रण रहता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सरकार इन साधनों का आवंटन एवं प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर करती है। यानी उन संसाधनों को या सोर्सेज को वैसे ही अलॉट किया जाता है जिस प्रकार प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट हैं
नियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा है पहले कि नियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया। यह एक नियोजन थोड़े समय में उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। नियोजन के लिए एक दीर्घकालीन प्रोसेस अपनाई जाती है। दीर्घकालीन इसका टाइम पीरियड होता है, जो अपने पंचवर्षीय योजना में देखा था। पंचवर्षीय योजना भी बनाई गई, ये भी अपने आप में दीर्घकालीन है। एक योजना भी पूरे 5 साल चलती है, 5 साल चली हैं। तो ये अल्पकालीन न होकर दीर्घकालीन प्रोसेस होती है। जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया जाता है या बनाया गया है, ये दीर्घकालीन प्रोसेस है। नेक्स्ट है साधनों का कुशल उपयोग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत देश में उपलब्ध उत्पादन साधनों का उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ ढंग से कुशल उपयोग किया जाता है। और साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि इन साधनों के श्रेष्ठतम उपयोग से अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। ऐसा नहीं हो कि साधनों का उपयोग तो धनाधन किए जा रहे हैं लेकिन सोशल वेलफेयर ना के बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। जो आर्थिक नियोजन होता है उसकी कंडीशन ही यही है, उसकी डेफिनेशन में भी यही मेंशन है कि इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण। यही अपन ने अभी ऊपर देखा कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत विभिन्न साधनों को प्राथमिकता के निर्धारण के द्वारा इस प्रकार लगाया जाता है या इस प्रकार उपयोग किया जाता है जिससे कि उनका अनुकूलतम उपयोग संभव हो सके और जो देश का सामाजिक कल्याण है वो अधिकतम हो सके। ठीक है। अब बात करते हैं, ये विशेषताएं थी आर्थिक नियोजन की। इनके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे आर्थिक नियोजन विवेकपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति हैं, साधनों के समग्र सर्वेक्षण पर आधारित हैं, मूल्य यंत्र पर नियंत्रण है, संरचनात्मक परिवर्तन है इसमें शामिल हैं, और भी राज्य का हस्तक्षेप होता है इसमें, और भी बहुत सारी जन सहयोग की भावना रहती हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं इसमें शामिल की जा सकती हैं। लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा विशेषताएं यहाँ लिखी हैं जिनको जल्दी याद किया जा सकता है। अब बात करते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क। या तो ऐसे क्वेश्चन बन जाए या क्वेश्चन पूछ ले कि नियोजन का लाभ एवं महत्व बताइए। सबसे पहले यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था को समझना आवश्यक है। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक केंद्रीय नियोजन सत्ता आर्थिक नियोजन के द्वारा देश में उपलब्ध एवं संभावित साधनों का प्रयोग पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रखती है, नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक केंद्रीय सत्ता होती है, उसी के हाथ में सब कुछ नियंत्रण होता है। वो अपने जो साधन हैं उनका उपयोग पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करती हैं और इसका जो उद्देश्य होता है वह अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। ये इसकी विशेषताएं भी गिना सकते हैं। डेफिनेशन में भी इसको लिखा जा सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, तो प्लान्ड इकोनॉमी की ये डेफिनेशन है। वही अगर अनप्लान्ड इकोनॉमी की बात करें या अनियोजित अर्थव्यवस्था की बात करें तो अनियोजित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें स्वतंत्र बाजार प्रक्रिया के आधार पर साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है और उसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है या न के बराबर होता है और आर्थिक नियोजन के जो तत्व हैं उनका अभाव पाया जाता है। तो ये बिल्कुल नियोजित अर्थव्यवस्था के विपरीत अनप्लान्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क या नियोजन अर्थव्यवस्था, नियोजन का महत्व, लाभ क्या है। सबसे पहला है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन के द्वारा जो भी देश में उपलब्ध साधन हैं उनका प्राथमिकताओं का निर्धारण करके उनका अधिक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सब काम उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है और उद्देश्यों के साथ साथ प्राथमिकताएं भी निर्धारित की जाती हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करने से क्या होता है, अपव्यय को रोका जा सकता है। जहां संसाधन बिना किसी व्यर्थ कारण के लगे हुए हैं उनको रोका जा सकता है। तो पहला लाभ है कि नियोजन से साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है जिससे तीव्र विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, अधिकतम सामाजिक कल्याण।
नियोजित अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत लाभ या स्वहित की भावना से प्रेरित नहीं होती। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। शोषण, कृत्रिम कमी, पारिश्रमिकता को समाप्त कर आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाती है इसके अंतर्गत। और आर्थिक विकास के लाभों का, जो भी आर्थिक विकास के द्वारा लाभ हुए हैं, उनका अधिकतम समाज का कल्याण हो, ऐसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई पर्सनल प्रॉफिट को नहीं देखा जाता, बल्कि सोशल वेलफेयर को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तीसरा इसका बेनिफिट है साधनों का अनुकूलतम वितरण व अपव्यय पर रोक। जैसा कि अपन ने पहले ही पढ़ा है कि इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था में उद्देश्य के अनुरूप प्रायोरिटी डिसाइड की जाती हैं। जैसे ही प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी, प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं, तो अपव्यय पर रोक लग जाती है। और अपव्यय पर रोक लगेगी, अपव्यय को रोक लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और वितरण पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसकी लाभ है आर्थिक विषमता में कमी। आर्थिक विषमता से तात्पर्य है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है आर्थिक नियोजन के द्वारा सबको साथ लेकर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह की अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सबको साथ लेकर चला जाता है। और इसमें आर्थिक नियोजन के द्वारा प्रगतिशील करारोपण व सामाजिक व्यय से आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील करारोपण से तात्पर्य है कि जो ऊंची आय वाले हैं उन पे ऊंची दर से कर लगाया जाता है, जो गरीब व्यक्ति हैं उन पे कम दर से टैक्स लगाया जाता है। इस वजह से आर्थिक विषमता में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दूरदर्शितापूर्ण निर्णय। एक नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक दूरदर्शी होती है। इसी कारण नियोजित अर्थव्यवस्था को एक खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अनियोजित या पूंजी आदि अर्थव्यवस्था कह दें, इनमें क्या होता है, असंख्य उत्पादक होते हैं, व्यापारी होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो ये क्या है, अपने अपने छोटे समय के लाभ के लिए भविष्य को भूल जाते हैं। जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय सत्ता होती है, वह दूरदर्शिता की भावना रखते हुए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। और जो भी डिसीजन लिया जाता है वह दूरदर्शिता के आधार पर लिया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थायित्व एवं व्यापार चक्रों से मुक्ति। एक अनियोजित अर्थव्यवस्था में मनमाने तरीके से व्यापार किया जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है वैसा नियोजित अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती हैं उसमें तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि व्यापारी अपने अनुसार मूल्य डिसीजन करते हैं या मार्केट को चलाते हैं। जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में विवेकपूर्ण एवं दूरदर्शी निर्णय एवं कार्यों में समन्वय तथा प्रभावी नियंत्रण होने से अधिक तेजी व मंदी के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता रहती है, क्योंकि एक केंद्रीय सत्ता इसके ऊपर नियंत्रण रखती है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का वर्चस्व होता है, इस वजह से वो आर्थिक स्थायित्व नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा को ये बढ़ावा देती है। सीधी सी बात है, यदि सोशल वेलफेयर का उद्देश्य लेके चलोगे तो उसमें सामाजिक न्याय की भावना ऑटोमेटिक ही है। और आर्थिक सुरक्षा, जैसे कि अपन ने देखा कि नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील टैक्सेशन को अपनाया जाता है, प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा है। पूंजी निर्माण की उच्च दर। पूंजी निर्माण आय, बचत एवं विनियोग पर डिपेंड करती हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी। नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग होने से उत्पादन रोजगार बढ़ता है, और उत्पादन एवं रोजगार के बढ़ने से आय, बचत और विनियोग बढ़ते हैं। और इन सब के बढ़ने के कारण जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट हैं वो ऊंची पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है नैतिक उत्थान।
नैतिक उत्थान भी नियोजित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। समाज में जितने भी अपराध होते हैं, चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार, दंगे फसाद, निर्धनता, बेकारी, भुखमरी, ये सब कम पाए जाते हैं या कम पनपते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर करता है, सभी को साथ लेके चलती हैं, जिससे मानव का व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है और नैतिक उत्थान की ओर मनुष्य अग्रसर होता है। तो ये कुछ इसके पक्ष में तर्क थे। विपक्ष में भी नियोजन अर्थव्यवस्था के जो नियोजित अर्थव्यवस्था हैं उसके विपक्ष में भी तर्क हैं बहुत सारे। हानियाँ की मैं बात करूं तो हानियाँ भी बहुत सारी हैं। जैसे देखिए, पहला है नियोजन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। नियोजन अर्थव्यवस्था में बेशक सामाजिक न्याय की भावना होती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती हैं उसका नियोजित अर्थव्यवस्था में हनन हो जाता है, क्योंकि एक केंद्रीय सत्ता अपने ऊपर नियंत्रित, वो पूरी एक्टिविटी को केंद्रीय सत्ता नियंत्रित करके रखती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन माना जाता है। दूसरी है नियोजित अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त। नियोजित अर्थव्यवस्था एक अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था होती हैं। जो प्लान्ड इकोनॉमी है उनको इन्होंने अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था का नाम दिया है। जिन्होंने भी विपक्ष में तर्क गिनाए उनका मानना है कि इसमें स्वतंत्र मूल्य यंत्र के स्थान पर कृत्रिम मूल्य प्रणाली मनमाने ढंग से निश्चित की जाती है, क्योंकि उसमें तो क्या है, पूंजीवादी इकोनॉमी में तो फ्री प्राइस मैकेनिज्म स्थापित किया जाता है, जबकि इसमें सरकार डिसाइड करती है, तो अपने आप से इसको अस्त व्यस्त की संज्ञा दी गई है। तीसरा है तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार। तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार की संज्ञा इस वजह से दी है या इस वजह से ये तर्क गिनाया गया है क्योंकि इसमें जो भी नियंत्रण है या हस्तक्षेप की बात करें तो वह सरकार के हाथ में होता है। अतः सरकार के पास राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। इससे सरकार को तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो सत्ता अपने आप को सर्वशक्तिमान हो जाती है। इससे तानाशाही प्रवृत्ति जैसे कि रूस, चीन, साम्यवादी देशों में जैसा देखने को मिला है। नेक्स्ट है लाल फीताशाही का भय। नियोजित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का संचालन नियंत्रण केंद्रीय सत्ता के जो अधिकारी हैं उनकी इच्छा एवं आदेशों के अनुसार होता है। अतः सरकारी अधिकारियों के बाहुल्य में अधिकारी तंत्र पनपता है। निर्णय में विलंब से लाल फीताशाही का बोलबाला बढ़ता है, लाल फीताशाही बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार एवं अकुशलता को बढ़ावा मिलता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण कर लेती हैं। केंद्रीकरण से तात्पर्य सारे अधिकार नियंत्रण उसी के हाथ में होते हैं। उससे सरकारी एवं कर्मचारी स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। तो ये भ्रष्टाचार एवं अकुशलता को बढ़ावा मिलता है, ऐसा विपक्ष के पक्ष में तर्क देने वालों का मानना है। दीर्घकालीन नियोजन खतरनाक हो सकता है। एक इन्होंने यह गिनाया है, इनका मानना है कि आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में दीर्घकालीन योजनाओं में अल्पकालीन योजनाओं का समावेश कर दिया जाता है। जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनको दीर्घकालीन योजनाओं में समावेश कर दिया जाता है। उनका समावेश कर विकास का मार्ग निश्चित किया जाता है, पर भविष्य में अनिश्चितताओं और तीव्र गति से बदलती परिस्थितियों के कारण उद्देश्यों व तरीकों में अंतर आ सकता है। इस वजह से उन्होंने दीर्घकालीन प्रोसेस को खतरनाक माना है या खतरनाक हो सकता है दीर्घकाल में, इस वजह से उन्होंने ये तर्क दिया है। नेक्स्ट बताया है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थापना। रॉबिन्स का मानना है कि यदि सभी देश राष्ट्रीय नियोजन को अपनाते हैं तो उनके अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकुचन होगा, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण होगा, पूंजी तथा श्रम की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होगी। इससे तथा आर्थिक क्षेत्र में शक्ति परीक्षण से अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य एवं संघर्ष का जन्म होता है। ये जो भी नियोजन को अपनाने से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, रॉबिन्स का मानना है कि इनसे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न हो सकता है या देशों के बीच में वैमनस्य बढ़ सकता है। और लास्ट बताया है राजनीतिक अस्थिरता का भय। आर्थिक नियोजन में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होता है और राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन के साथ ही आधारभूत नीतियों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसा कि अपने को देखने में मिला था कि पाँचवीं जो योजना थी उसको एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। वो किस कारण हुआ था? वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुआ था, क्योंकि जैसे ही सरकार बदली उन्होंने उस योजना को पाँचवीं योजना को समाप्त करके उसके स्थान पे अनवरत योजना का प्रारंभ कर दिया गया था।
लेकिन जैसे ही फिर सरकार बदली 2 साल बाद वापस छठी योजना प्रारंभ कर दी गई। तो ये राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था के विपक्ष में तर्क देने वालों ने यह तर्क दिया है कि राजनीतिक अस्थिरता का भय बना रहता है। जैसे ही राजनीतिक स्थिरता बदलती हैं या जो राजनीतिक सत्ता बदलती हैं उसके अनुसार ही नीतियों में परिवर्तन हो जाता है। आगे हैं आर्थिक नियोजन की सफलता के मूल तत्व या आवश्यक शर्तें। इसमें इन्होंने बताया है कि सशक्त एवं स्थिर शासन होना चाहिए, यथार्थवादी उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं निश्चित की जानी चाहिए, तभी आर्थिक नियोजन सफल होगा। साधनों का उचित मूल्यांकन तथा पर्याप्त विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त होने चाहिए। उनके अभाव में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, योजनाओं को लागू करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है भौतिक तथा वित्तीय स्रोतों की निश्चितता एवं पर्याप्तता होनी चाहिए, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आर्थिक संगठन का उपयुक्त स्वरूप होना चाहिए। आर्थिक जो संगठन है इसका स्वरूप से क्या तात्पर्य है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वह संस्थागत संरचना जिसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, राजस्व का संपादन होता है, आर्थिक संगठन कहा जाता है। तो इसका भी एक पूरा स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। योजना निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि योजना का निर्माण हो गया लेकिन उसका क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा, क्रियान्वयन हो गया लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर नियोजन सफल नहीं हो पाएगा। योजना का निर्माण भी सही प्रकार से हो, उसका क्रियान्वयन भी सही प्रकार से हो और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तब भी नियोजन पॉसिबल हैं। नेक्स्ट है कुशल, योग्य, ईमानदार प्रशासन होना चाहिए, तभी योजनाएं सफल हो पाएगी। और उच्च राष्ट्रीय चरित्र व जनता में त्याग की तत्परता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास, राष्ट्र की भावना विकसित होनी चाहिए, तभी नियोजन देश में सफल हो सकता है। धन्यवाद।